जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सेकंड पोजीशन हासिल करी है और फर्स्ट पोजीशन मिली है पाकिस्तान के नदीम को। उनकी मां ने कहा है कि भाई नीरज चोपड़ा भी मेरे बेटे जैसा है और नीरज चोपड़ा की मां ने कहा है कि नदीम मेरे बेटे जैसा है। तो एक अच्छा मैसेज दिया है कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या चीज होती है। डीएनए प्रोफाइल को लेके भाई ये सामने आ रहा है कि डीएनए कैन नॉट बी 100% श्योर। वो हमें गाइड जरूर कर सकता है लेकिन डिसीजिव फैसला लेने में उसका यूज नहीं करना चाहिए। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो थे फॉर्मर सीएम थे वेस्ट बंगाल के, उनकी डेथ हो गई है करीबन 80 साल की उम्र में। और इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी को लेके एक आर्टिकल आया है कि कैसे हिमालयन स्टेट्स पर्टिकुलरली उनकी सस्टेन पॉलिसीज खराब होती जा रही हैं, वहां पर टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैटर करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। और आज हम लास्ट में देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। स्वागत करता हूं डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार, जिसमें हम डेली प्री और मेंस के हिसाब से न्यूज को एनालाइज करते हैं। जो पहली बार चैनल पर आए हैं उनके लिए बता दूं कि हमारी एकेडमी पिछले 3 साल से यूपीएससी और एचसीएस के बच्चों को गाइड कर रही है। इस साल भी एचसीएस में 51 सिलेक्शंस रहे और लास्ट ईयर रैंक 1 अनिल कुमार एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट थे। जो बच्चे एचसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन बैच आने वाला है। 22 अगस्त से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। हेडलाइंस देख लेते हैं। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है। जो डीएनए प्रोफाइल होती है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आकी जा रही है कि भाई 100% सही नहीं हो सकता लेकिन हमें गाइड जरूर कर सकता है। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी को लेके फाइनेंशियल मार्केट का बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। रिसेंट्स में क्या हुआ कि यूएस की मार्केट्स में फॉल देखा गया, जापान की मार्केट में फॉल आया और उससे इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिर गई है। और भाई मैं भी थोड़े बहुत पैसे लगाता था शेयर मार्केट में। मैंने सुबह खोल के देखा अपना पोर्टफोलियो -1 लाख। ठीक है, मैंने वापस ही बंद कर दिया। तो मार्केट, इंडियन मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, बट जापान ने इंटरेस्ट रेट हाई किए और वो क्यों गिरे वो हम एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा देखें हिमालयन जो टाउन्स हैं तो उनमें अर्बन प्रॉब्लम्स आ रही है, काफी डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, जैसे शिमला है, मनाली है, मसूरी है, या नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो वहां एक तो हाइट हो गई, एक वादियां हो गई, बढ़िया हवा, तो लोग वहां टूरिज्म के लिए बढ़ते जा रहे हैं। और उनकी पॉलिसी जो थी अर्बन पॉलिसी वो उसको कैटर नहीं कर पा रही है, बिकॉज वो प्लेन्स के हिसाब से तो ठीक है लेकिन अर्बन जो उनकी पॉलिसी है, इकोसिस्टम है, वो डैमेज होता जा रहा है। इसके अलावा भाई अरशद जो नदीम है उन्होंने 92.79 मीटर फेंक के नीरज चोपड़ा का जो टाइटल है वो छीन लिया है। और इमेजिन करो कि भाई किस लेवल पे इन लोगों ने प्रिपरेशन करी होगी। पिछली साल नदीम 5वीं पोजीशन पर थे और नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट थे। इस बार नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट फेंका है इस सीजन का, बट नदीम चोपड़ा ने, अरशद ने भाई कुछ ज्यादा ही चूरमा खा लिया और बाबा की दया से फेंक दिया भाई भाला। और ये नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य 1944 से 2024 तक इनका टाइम पीरियड था, 80 साल के थे, इनकी डेथ हो गई। इनके बारे में देखेंगे इन्होंने क्या किया है हमारे देश के लिए और वेस्ट बंगाल के लिए। और आज का जो एडिटोरियल है वो बताता है कि बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट का चेंज हुआ है उसको भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। बहुत अच्छा आर्टिकल है, हॉट टॉपिक है, हमें पता भी होना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश में लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो थी शेख हसीना, वो रिजाइन देके भारत आ गई हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, इंडिया पर क्या इंपैक्ट आएगा वो हम देखेंगे। और लास्ट में यूनाइटेड नेशंस का हम कुछ अदर बॉडीज को हम एनालिसिस करेंगे। चलो, पहला आर्टिकल है कि भाई जो डीएनए प्रोफाइल होती है, डीएनए प्रोफाइल क्या होता है कि हमारे बॉडी में, ब्लड में जो डीएनए होता है उससे हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो डीएनए प्रोफाइल में क्या होता है, मान लो हमें कुछ अवशेष मिले किसी क्राइम सीन पे, हमने उसको कंप्यूटर में जो डीएनए प्रोफाइल करके उससे मैच करके देखा, तो उससे अगर मैच हो जाता है तो इसका मतलब दे आर समहाउ रिलेटेड। तो उससे क्या होता है कि हमें एक एक क्लू मिल जाता है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है। तो डीएनए प्रोफाइल हर आदमी का यूनिक होता है। अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो सेम होगा, लेकिन अदरवाइज जो डीएनए कोड है पूरे वर्ल्ड में हर आदमी का यूनिक होता है। जैसे हमारा थंब प्रिंट यूनिक होता है वैसे ही ये भी यूनिक होता है। लेकिन रिसेंट केसेस में ये बताया गया है कि भाई इसको हम एज ए गाइडिंग कोलैबोरेटिव तो ले सकते हैं, लेकिन इसको आधार मान के फैसला सुनाना गलत होगा, बिकॉज गलती कहीं भी हो सकती है। अब मान लो मेरा खून किसी ने निकाल लिया गलती से या जानबूझ के और क्राइम सीन पे उसको छोड़ के आ गया, ठीक है, जैसे भी इंजेक्शन से। अब क्राइम सीन पे मेरा ब्लड वहां मिल गया और उस बात को लेके मेरे को ही फांसी भी तोड़ दे तो वो एक सेंस नहीं बनती, लॉजिकली भी है। तो इससे हम
ये सीख लेते हैं कि डीएनए प्रोफाइल लीगल प्रोसीडिंग में कंक्लूडिव नहीं हो सकता भाई, उसको गाइडिंग हो सकता है लेकिन फैसला नहीं लेना चाहिए। एक दो पॉइंट पता हो कि भाई इसको जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं, तो इंडिविजुअल्स को हम एनालाइज कर सकते हैं स्पेसिफिक पैटर्न डीएनए में। ये हर इंडिविजुअल का यूनिक होता है, ध्यान रखना, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस का यूनिक नहीं होता, उनका सेम होता है, नाम ही है आइडेंटिकल ट्विंस। तो ठीक है, ये मक्खी जूम इन जूम आउट कर रही है, चलो ओके। तो डीएनए में क्या होता है, हमारे हेरिडिटी मटेरियल पता लग जाता है। तो डीएनए के अंदर इसमें सीक्वेंसिंग होती है 4 न्यूक्लियोटाइड्स की, एडेनाइन, गुएनाइन, थाइमाइन एंड साइटोसाइन, ये चारों नाम याद रखना। इन चारों को मिला के एक यूनिक जेनेटिक कोड बनता है, ठीक है। फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं, इनको डिटरमाइन करते हैं डीएनए सैंपल्स को मैच करके कि भाई दोनों सेम है कि नहीं। देखो इससे क्या होता है, एक तो आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ सकते हो, आपको एक सुराग लग सकता है कि भाई ये आदमी था नहीं था। और कोराबरेटिव हो सकता है कि हमने और जो बाकी फिजिकल एविडेंस मिले, हमको मेडिकल एविडेंस मिले, डीएनए उससे अगर मैच कर देते हैं तो वो एक और सबूत बन जाता है। लेकिन भाई इसकी अपनी लिमिटेशंस है, हो सकता है कंटेमिनेशन हो, डिग्रेडेशन हो, मिस हैंडलिंग हो, डीएनए सैंपल तो इनएक्यूरेट रिजल्ट भी आ सकते हैं। मैंने कहा ना कि मेरा सैंपल कोई जगह पे रख दे जानबूझ के, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी आज, मनी हाइस्ट, तो उसमें एक प्रोफेसर नाम का आदमी होता है, तो वो जगह जगह पुलिस को मिसगाइड करता है झूठे सैंपल छोड़ के। तो ये पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड हो सकता है कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं हो सकती। अगर मैच हो हम कंक्लूजन नहीं देंगे। तो यही सब कहना चाह रहा है कि डीएनए प्रोफाइलिंग हाईली वैल्यूएबल है, बट इसको कंक्लूसिव हमें नहीं बनाना चाहिए। अच्छा आर्टिकल था, लिख सकते हो मेंस में, इंटरव्यू में। अब देखो 2020 में क्वेश्चन आया था एलिफेंट को लेके। एलिफेंट को लेके काफी यूनिक क्वेश्चन था। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते थे, चारों में से हमें एक दो पता हो। ये पूछा था कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखो एलिफेंट का ग्रुप होता है, उसको एक फीमेल लीड करती है, मान लो हमें नहीं पता। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड 22 मंथ का हो सकता है प्रेगनेंसी का, हमें नहीं पता। तीसरा कह रहा है एलिफेंट कैन नॉर्मली गो थ्रू काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 इयर्स ओनली, नहीं पता। अमंग द इंडियन स्टेट्स हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन केरला, ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए, बहुत कॉमन फैक्ट है। बिकॉज एलिफेंट केरल का स्टेट एनिमल जरूर है, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम कहाँ है, कर्नाटका में। तो चार हमें पता चल गया, तो दो गया और चार गया। अब हमारे सामने क्या बचा है, 1 2 ओनली, 3 ओनली। ये तो पहले दोनों सही है या तीसरा सही है, हम दोनों में से गैस लेना है। अब गैस लेने में देखो हमें तीनों ही नहीं पता, लेकिन इतना पता ये तो ये दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, एक एलिफेंट 40 इयर्स तक काल्विंग कर सकता है ओनली। ओनली जहां पे आ गया उसका चांसेस बढ़ जाते हैं गलत होने के। अब इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई 40 से ऊपर नहीं जा सकता काल्विंग में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। तो ये होता है एक स्मार्ट गैस। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ के सेट किया है, और ऑप्शन देखो कैसे सेट किए हैं। नहीं तो सिंपल लिख देता 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 3 4, तो इस तरह से फिर नॉलेज नहीं बनती। तो यूपीएससी के दिमाग को समझो कि वो कैसे दिमाग से खेल रहा है, ठीक है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है इकोनॉमी के बारे में। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल समझाता हूं। हुआ क्या कि अभी यूएस के अंदर थोड़ा सा एक डेटा रिलीज हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का, कि यूएस में जो डेटा है वो अपने हाईएस्ट पे है अनएम्प्लॉयमेंट के पिछले कुछ साल में। उस डेटा को देख के जापान की जो मार्केट है, उन्होंने अपने जो लो इंटरेस्ट रेट थे उनको बढ़ा दिया। लेकिन जापान के लो इंटरेस्ट रेट से लोग बोरो करते थे, उसको फाइनेंशियल मार्केट्स में लोग इन्वेस्ट करते थे। तो उनके हाई प्राइस बढ़ाने की वजह से यूएस की मार्केट से लोगों ने पैसे निकालने स्टार्ट कर दिए। और जब यूएस की मार्केट गिरती है तो इंडियन मार्केट डेफिनेटली उससे इंपैक्ट होती है, बिकॉज हमारा जो ट्रेड है यूएस के साथ, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं खास करके आईटी सेक्टर में यूएस में इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से शेयर मार्केट में तेजी से गिरावट आने लगी, और जब ऐसी गिरावट आती है तो लोगों को जो पैनिक होने लगता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, और वो एक लार्ज क्वांटिटी में निकाल लेते हैं। लेकिन जब तक कोई फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी ना आए हमारे देश में, या तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए, या कोई ट्रेड में कुछ बहुत बड़ा लॉस हो, जैसे बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश में पूरी तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उनकी शेयर मार्केट गिरना एक एक्सपेक्टेड मूव है। और उस शेयर मार्केट का गिरने की वजह से जो इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर है वो उसको कैप्चर करेगा। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट रिलेशंस होती हैं वो समझनी पड़ती हैं। तो लॉन्ग टर्म से जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम आईआर कैसे एनालाइज करते हैं। सिर्फ 20 से 25 कीवर्ड हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, रूल बेस्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल रूल, तो इस तरह के हैं। अब इंडिया में जब भी इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता है तो कंट्रोल कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन क्या काम क्या होता है कि अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो या तो डिमांड को कम करो या सप्लाई को बढ़ाओ।
तो इस हिसाब से वो हर 2 महीने में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से स्टैंड चेंज करते हैं। और उसमें क्या होता है, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट हाई कर दो, उससे क्या होगा कि लोग पैसा अपने पास रखेंगे, तो पैसा कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी और जो मार्केट में प्राइस बढ़ा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी हमारा कोर टॉपिक है इकोनॉमी का, तो ये हमको अपनी इकोनॉमी से करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं। तो ये क्वेश्चन 2017 के प्रीलिम्स में आ चुका है। इसके 6 मेंबर आपको याद करने पड़ेंगे। एक मेंबर होता है आरबीआई गवर्नर, जो कि चेयरमैन होता है एक्स ऑफिशियो। एक डेप्यूटी गवर्नर होता है आरबीआई का। एक आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है वो नॉमिनेट करके भेजता है। और 3 मेंबर आते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये 6 मेंबर होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, इंटरेस्ट रेट को सेट करना। अभी कल ही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी वो जारी करी थी मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसमें स्टैंस नो चेंज आया था। ठीक है, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी आपको समझा ही दिया कि कैसे यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन का फैक्टर आया, उस वजह से जापान ने अपने जो लो इंटरेस्ट रेट थे वो बढ़ाए, और उस हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से लोगों ने अपने यूएस से पैसे निकालने स्टार्ट कर दिए। तो ये सारा पूरा वर्ल्ड का मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन रिसेशन का ऐसा कोई खतरा नहीं है, बट अभी भी थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। जो मैंने आपको बताया ना, कैरी ट्रेड, जापान से लो इंटरेस्ट रेट पे निकाल के यूएस में लगाते थे, उन लोगों का थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी उन्होंने ला दी है। 2017 में क्वेश्चन आया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेके। तो इन्होंने सिंपल बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क। बिल्कुल सही बात है, आरबीआई अपना बेंचमार्क इसी से सेट करती है। यहां पे इसने बोला इट इज ए 12 मेंबर बॉडी, नहीं साफ साफ ये एक्सपेक्टेड फैक्ट था, ये उसी 2016 में ही बनी थी बॉडी, तो एक्सपेक्टेड था कि क्वेश्चन आएगा। तो 6 मेंबर की बॉडी होती है। दूसरा, इसका चेयरमैन इन्होंने क्या बताया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो साफ साफ था कि आरबीआई इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। तो 2 और 3 गलत होने वाले थे। अब अगर मान लो हमें 2 भी पता होता कि 6 मेंबर बॉडी है, तो हम 2 हटाते, इसको हटाते या इसको हटाते, हम दोनों में से एक ही बचने वाला था, 1 on 3। तो इसमें से आप चेंज करते तो आपको आराम से अंदाजा लग जाता है कि यहां पर जब भी किसी इंसान को पर्टिकुलरली फिक्स कर देते हैं, कोई नंबर फिक्स कर देते हैं, तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि कोई जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट होती है, एक्सप्लेनिंग है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के। अगला आर्टिकल है हमारा इंडियन हिमालयन रेंज। जो भी ऐसे स्टेट्स हैं भारत के जो हिमालय से टच करते हैं, उनके अंदर एक नई तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो रैपिड अर्बन ग्रोथ। वहां पर जो सिटी है, जैसे शिमला है, मसूरी है, या शिलोंग है, या आसपास के उत्तराखंड के शहर हैं, वहां पर अर्बन जो पॉपुलेशन है वो पिछले 20 साल में 40% बढ़ गई है। और उन्होंने आसपास के अपने जो गांव हैं उनको भी कैप्चर कर लिया है, बिकॉज जो जितनी पॉपुलेशन वहां जा रही है छुट्टियां मनाने या टूरिज्म करने या जॉब करने, बिकॉज वहां पर क्लाइमेट थोड़ा अभी भी स्टेबल है, पोल्यूशन लेवल कम है, और हाइट होने की वजह से वहां मौसम भी ठंडा है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी साफ सुथरी है, और आसपास ग्रीनरी है, तो लोग वहां अक्सर जाते हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि ऐसा अर्बन स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो गया है। आप देख रहे हो कि शिमला जैसे हाईवे हैं, यहाँ पर लंबे लंबे जाम है, या लैंडस्लाइड बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज अगर 100 लोगों का कैपेसिटी है, वहां 1000 लोग पहुंच गए, इस वजह से वहां पर ही प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पूरा आर्टिकल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें इसके लिए अपनी जो अर्बन पॉलिसी है उसको चेंज करना पड़ेगा, और वो प्लेन्स के हिसाब से नहीं, वो माउंटेन्स के हिसाब से होनी चाहिए। कि हमारे जो हिमालयन रेंज है वो काफी अनस्टेबल हो चुकी है, तो वहां पर हमको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि वो सस्टेनेबल मैनर में काम कर पाए। अब इसके लिए हमारे बजट से 0.5% ऑफ जीडीपी जाता है। सजेशन ये दे रहा आर्टिकल की 1% तक अगर जाए तो हम उसको शायद सस्टेन कर पाए। इसमें देखो 2011 से 21 के बीच में चैलेंज क्या आ रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का, इन एडवोकेट प्लानिंग है, प्लानिंग तो वहां पे हो ही नहीं रहा, मतलब लोग आते गए घर बनते गए, रिसोर्स की शॉर्टेज हो रखी है, अनचेक्ड एक्सपेंशन है, टूरिज्म बढ़ रहा है, प्लस क्लाइमेट चेंज ने भी इंपैक्ट डाल दिया है, और ऊपर से इकोसेंट्रिक टूरिज्म की वजह से यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी बढ़ गया है। तो उस वजह से ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो आर्टिकल कहने वाला ये लिख रहा है कि हमें इसको चेक करना पड़ेगा, सिंपल। तो करीबन 40% का राइज हुआ पिछले 10 साल में, ये फैक्ट आपको मेंस में लिखना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन में कि हाँ भाई 40% राइज हुआ है, ठीक है, रैपिड एक्सपेंशन हुआ है। तो चैलेंज क्या आ रहे हैं, मान लो श्रीनगर है, गुवाहाटी है, शिलोंग है, इनमें मेन चैलेंज आ रहा है। मेन चैलेंज क्या है इनमें, कि सैनिटेशन का, सॉलिड वेस्ट का, लिक्विड वेस्ट का, जो भी लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है उसको नदियों में छोड़ रहे हैं, खास करके जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये सारी पोल्यूट इस वजह से हो रही है। जो भी वेस्ट जनरेट होता है, बीट सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट, उसको अनट्रीट करे सीधा रिवर में छोड़ रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम
क्रिएट हो रही है, सिटी गवर्नेंस की मान लो, ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी मान लो। अब 40 लोकल बॉडीज को सिर्फ 15 ऑफिसर हेड कर रहे हैं, जबकि एक में अक्सर एक तो होता ही है। ठीक है, तो कितना शॉर्टेज चल रहा है, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन हो रहा है। श्रीनगर में आप देखोगे 2000 से लेकर 2020 के बीच में जो रियल एस्टेट का बिजनेस है 75% बढ़ गया है, और जो वाटर बॉडीज थी आसपास की वो 25% से श्रिंक हो रही है। 90% लिक्विड वेस्ट ऐसे ही नदियों में जा रहा है अनट्रीटेड। ठीक है, इस वजह से वहां काफी सारी प्रॉब्लम आ रही। तो लिखने के लिए यहाँ बहुत सारे वर्ड हैं, प्लास्टिक वेस्ट, वाटर स्कार्सिटी, डिफोरेस्टेशन। तो कोई भी 15-20 वर्ड इसमें से अपने नोट्स में डाल लो, और उन्हीं को हम जब भी आर्टिकल आएगा तो उसको हम डाल सकते हैं। ठीक है, सजेशन क्या दे रहा है कि मैपिंग कर लेते हैं, वनरेबल कौन कौन से एरियाज हैं, अप्रोच चेंज कर लेते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंट अर्बन डिजाइन बना लेते हैं जो सस्टेनेबल हो क्लाइमेट के हिसाब से। ठीक है, और इसके लिए पैसा वगैरह है जो वो जीडीपी का वो हम बढ़ा सकते हैं। तो फाइनली होना क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब भी कोई क्वेश्चन आए डेवलपमेंट को लेके और एनवायरमेंट को लेके, सॉल्यूशन एक ही होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिकॉज ना तो हम डेवलपमेंट को कट कर सकते हैं, अगर हमने टूरिज्म को बंद कर दिया तो वहां के लोग फिर चिल्लाने लग जाएंगे कि हमारा एम्प्लॉयमेंट चला गया, हमारे जॉब चली गई। तो उनको उनको दोबारा से पावर में आना है तो उसको करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसे ही अनचेक छोड़ दिया तो लैंडस्लाइड, डेथ, पोल्यूशन ये इतना बढ़ जाएगा कि वो मैनेज ही नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2022 में क्वेश्चन आया, आपको 3 ऐसे पीक के नाम दिए और माउंटेन का एरिया कौन सा है वो पूछा। नामचा बरवा, नंदा देवी, नोकरेक, काफी फेमस है, मतलब ये स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे थे। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। नामचा बरवा तो इन्होंने गढ़वाल हिल्स दे दिया, गढ़वाल हिल्स तो हमारे उत्तराखंड में है, कुमाऊं गढ़वाल, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है। पहला गलत होते ही 2 चले गए, आपके पास 2 और 3 में से एक चूज करना था। तो नोकरेक जो है ये मेघालय में है, यहाँ सिक्किम लिख रखा है, नंदा देवी कुमाऊं हिल्स में। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह की पीक है जो अपनी एटलस में हमको मार्क करके रखना पड़ेगा। अगला आर्टिकल हमारा है ओलंपिक्स को लेके। अभी जो पाकिस्तान के हैं नदीम, अरशद नदीम, इन्होंने 92.7 मीटर का नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है, और जो करंट ओलंपिक चैंपियन थे नीरज चोपड़ा, उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है नदीम का। इन्होंने दो बार 90 से ऊपर फेंका है, और नीरज चोपड़ा अभी भी 90 से ऊपर नहीं फेंक पाए इसमें। तो इंडिया के लिए एक वैसे बड़ी अचीवमेंट है कि हमने एथलेटिक्स में अपना मेडल दोबारा से लिया है, बट पूरा इंडिया इस बात को थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि भाई गोल्डन बॉय है और ये दोबारा से गोल्ड लाने वाला था। बट ठीक है, ये स्पोर्ट्स का एक, ये कह सकते हो कि अनसर्टेनिटीज बनी रहती हैं। जैसे हमारा विनेश फोगाट के साथ हुआ, उनका भी सिल्वर आने वाला था, वो भी किसी चीज की वजह से बाहर हो गई बिकॉज ऑफ वेट, हमने कल देखा था। तो स्पोर्ट्समैनशिप यही हमें सिखाती है कि डेस्पाइट आप हारते हो, जीतते हो, इंजर्ड होते हो, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही दोनों कंट्री के बीच में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस रहते हैं, और एनिमी स्टेट मानते हैं भारत को पाकिस्तान वाले। बट सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड हुई जिसमें नदीम की मां ने ये कहा कि भाई नीरज मेरा बेटा है और मैंने अल्लाह से उसकी दुआ मांगी उसके लिए। इधर नीरज चोपड़ा की मां कह रही है कि नदीम मेरा बेटा है और वो दोनों एक साथ फ्रेंड है। तो काइंड ऑफ दोनों ने मैच्योरिटी दिखाई है कि ठीक है, हार जीत होती रहती है, 2-4 मीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसका दिन था और वो जीत गया तो कोई खास मैटर नहीं करता है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है आपको याद होनी चाहिए, और ये नया ओलंपिक रिकॉर्ड है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलो, तो इसके बारे में अगर और पढ़ना चाहो, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पता होना चाहिए क्या करती है क्या नहीं करती है। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी हेड का नाम पता होना चाहिए, पीटी उषा है। इस हिसाब से 2000 फैक्चुअली होते हैं, ये यूपीएससी में नहीं आते बट एसएससी वगैरह में से क्वेश्चन आते हैं। 2021 में क्वेश्चन आया था गेम को लेके, लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। जनरली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी कभार पूछ लेता है तो आप उसको आराम से छोड़ सकते हो, बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू अटेम्प्ट। लेकिन अभी हम पीवाईक्यू देख रहे हैं तो देख सकते हैं। अवार्ड के बारे में कुछ रैंडम फैक्ट्स आपसे पूछे गए कि भाई टाइगर वुड्स पहले विनर थे, मोस्टली फॉर्मूला 1 वाले ने जीते थे, रोजर फेडरर ने मैक्सिमम जीते हैं। तो इसका उत्तर वैसे तो 1 और 3 है, बट ऐसे क्वेश्चंस टिपिकली यूपीएससी नहीं पूछती है तो उनको छोड़ देने में भलाई होता है। बिकॉज हमें कॉस्ट बेनिफिट देखना होता है, आप कॉस्ट कितना लगा रहे हो और बेनिफिट कितना मिल रहा है। तो इसमें कॉस्ट वो था ही है, साल में बहुत सारे अवार्ड आते हैं, उनको याद करना और एग्जाम में प्रोड्यूस करना नियर टू इम्पॉसिबल है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। एक पर्सनैलिटी है बुद्ध भट्टाचार्य, ये
वेस्ट बंगाल के फॉर्मर सीएम है, करीबन 20 साल के आसपास ये पावर में रहे, और अब इनकी रिसेंट में इनकी डेथ हो गई है। तो इन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के चैलेंजेस को टैकल करने में काफी अच्छी वो सूझबूझ दिखाई थी। इनको पद्म अवार्ड भी ऑफर किया गया था, बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज इनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं होता था। इतना पता होगी बस, ये बंगाल से थे ये आदमी, और इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन हमें नहीं लेनी है। भट्टाचार्य, मुक्तोपाध्याय, बंदोपाध्याय, सेन, हम टाइटल से पता लगा सकते हैं कि आदमी कहाँ से बिलोंग करता है, इतना पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके बारे में कोई खास नॉलेज होनी नहीं चाहिए। तो इस तरह की पर्सनैलिटी कई बार पूछ लेते हैं कि रिसेंट में डेथ हुई है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, सीएम थे या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, इस तरह से। 2011 में क्वेश्चन आया था कि द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, उन्होंने कहां पर एक्सप्लेन करी। तो जिनका सोशियोलॉजी है उनको पता होगा, कार्ल मार्क्स की फेमस थ्योरी है डायलेक्टिकल मेटरलिज्म। अदरवाइज नहीं पता है तो इस तरह की जो फेमस फेमस थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, वो हमें पता होनी चाहिए फॉर द मैटर ऑफ कहीं क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट ट्रिक कर दें। जैसे डार्विन की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस तरह से। तो कुछ कुछ फेमस थ्योरी हमको पता होनी चाहिए। आज का जो हमारा आखिरी आर्टिकल है, बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल चेंजेस आए उसको लेके इंडिया क्या स्टैंड है। मैं आपको पूरा आर्टिकल वैसे बता देता हूँ, ओवरव्यू। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, आई विल रिक्वेस्ट कि सभी इस आर्टिकल को पढ़ना, सारी चीजें इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली बताई गई हैं। हुआ यूं कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने रिजाइन दे दिया और वो अपनी कंट्री से भाग गई। उसके बाद वहां पर जो राइट्स टाइप कंडीशन बन गई है, लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के घर में जाके सब कुछ उखाड़ के ले गए। किसी के हाथ में आरओ है, किसी के हाथ में कुर्सी है, कोई एसी लिए घूम रहा है, कोई पंखा लिए घूम रहा है। तो काइंड ऑफ किस लेवल की अनसिविलाइजेशन हमको देखने को मिली। वहां पर वुमेन्स को घर में घुस के रेप किया गया, इनर वियर्स को ऐसे हवा में घुमा रहे हैं। तो इट शोज दैट कि उनके अंदर सिविलाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं है। अगर लीडर गलत था तो समझ में आता है, बट लोग भी वैसे ही हैं, जंगली जैसे। तो मेरे हिसाब से उनका कोई खास मैं गलती मानता नहीं प्राइम मिनिस्टर की। पिछले 4 टर्म से वो पावर में थी, वो एकदम से नहीं हटी है, उसके पीछे के जो कारण है वो भी हम समझेंगे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, एक नोबल लोरेट है यूसुफ, उसको इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया का क्या स्टैंड है। कल भी इसके ऊपर हमने डिटेल में आर्टिकल देखा था। आज इंडिया का स्टैंड ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि एक तो इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड जो होता था वो रुक गया है, हमें दोबारा से ट्रेड चालू करना पड़ेगा। बिकॉज इंडिया बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। नंबर नंबर 2, मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने में बांग्लादेश का एक विशेष रोल, बिकॉज बांग्लादेश बिल्कुल बीच में आता है, तो वहां से हमारी ट्रेन गुजरती थी, अब वो वहां से नहीं जा पाएगी, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा। नंबर 2। नंबर 3, बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे बंगाली भारत में एंटर करने की कोशिश करेंगे। पहले भी बंगाली आते रहे हैं आसाम में और इस वेस्ट बंगाल में, और खास करके बंगाली छोड़ो, जो म्यांमार से जो रोहिंग्या मुस्लिम आ रहे थे वो भी भारत में घुस रहे थे, तो उनको एक चैनल मिल जाएगा। तो बॉर्डर हमारी जो बीएसएफ है वो सुपर एक्टिव वहां पे हो रखी है। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है, ऐसे जब कंडीशन होती है, तो जो सबसे वनरेबल होते हैं वुमेन, चिल्ड्रन और ओल्ड एज, उनकी जान को खतरा होता है। तो इंडिया इस पे कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि भाई किसी तरह से हम इसको सुलझाया जाए। और जो नई गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया उसके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। बिकॉज गवर्नमेंट कोई भी हो, इंडिया के ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि भाई इंडिया इंटरफेयर करता है। सेम नेपाल में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, इवन भूटान में भी आरोप लगाए गए कि इंडिया इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, बट इंडिया हेल्प करने की कोशिश करता है। ये भूल गए हैं बांग्लादेश वाले कि 1971 का जब वॉर हुआ था, तो ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और इंडिया वो कंट्री थी जिसने इनको आजाद कराया था पाकिस्तान से। और ये हमको ही आंख दिखा रहे हैं अब। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सनी देओल टाइप की एंट्री अगर होती तो शायद ये समझ जाते कि हमने पैसे दिए इनकी सिर पे छत आई और आज ये हमको आंख दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो गदर मूवी जिसने देखी होगी वो समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस हिसाब से आर्टिकल कह रहा है कि डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए और रीजनल पीस सिक्योरिटी आएगी तो सबके लिए बेहतर है। अगेन वो 5-10 वर्ड हैं, रीजनल पीस, रीजनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, रूल बेस्ड ऑर्डर, है ना। इस तरह की चीजें हैं जो बैलेंस बनानी चाहिए। फिर भी दो चार कीवर्ड्स हैं अलग से, मैं दिखा देता हूं। बांग्लादेश में हुआ मिलिट्री इंटरवेंशन चल रहा है, शेख हसीना यहां से चली गई थी। ऐसा नहीं कि एकदम से गई है, पहले भी अगर हम देखें तो 2009 में बांग्लादेश राइफल्स ने शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ म्यूटिनी करी थी, वहां भी 74 डेथ हुई थी। 2024 के इलेक्शन हुए, वहां पे भी अपोजिशन ने इनको माना नहीं था, और जो शेख हसीना थी वो इनकी मीडिया को और सबको दबाने की कोशिश कर रही थी अपोजिशन को। तो यूथ अनएम्प्लॉयड है, और अनएम्प्लॉयड रहेगा तो उसके पास कोई काम ही नहीं है, वो पत्थर लिए घूम रहा था।
तो इस वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास सपोर्ट नहीं था, तो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ने उनको हाई हैंडेडली लिया, तो उससे चीजें और भड़क गई। आर्मी का इंटरवेंशन हुआ तो आर्मी चाहती है कि भाई दोबारा से स्टेबल हो जाए, ठीक है। और इंटरिम गवर्नमेंट अभी बन गई है। एक नोबेल प्राइज विजेता है मोहम्मद यूनुस, इनको थोड़ा कुछ दिन के लिए दिया था कि तब तक अगला इलेक्शन ना हो। चलो, तो रीजनल स्टेबिलिटी हमको बनाए रखनी है, नहीं तो इसके इंपैक्ट हमारे ऊपर भी आएंगे। रेडिकल एलिमेंट्स जो हैं बांग्लादेश में, वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमको बनानी है, बिकॉज हम सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के हम हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे थे ऑलरेडी, रेलवे लाइन को लेके, वो हमारे खतरे में आ गए हैं दोबारा से। सेम अफगानिस्तान में हुआ था, जब वहां पर तालिबान ने कंट्रोल किया तो जो हमारे वहां पर हॉस्पिटल थे, सलमा डैम था, वो सारे खतरे में आ गए थे। तो ये हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने ही पड़ेंगे बांग्लादेश के ऊपर। कल्चरल टाइज बनाओ, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। वे फॉरवर्ड क्या है, सॉल्यूशन यही है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करो, नई जो गवर्नमेंट आएगी वो डेमोक्रेटली इलेक्टेड होना चाहिए। और जो इंटरनेशनल अदर जो पार्टीज हैं, यूएस है या यूके है, ऑस्ट्रेलिया है या जापान है, हमें मिलके पीस एस्टेब्लिश करना चाहिए, चीजें स्टेबलाइज होनी चाहिए, तभी सबके लिए विन विन सिचुएशन ये होगी, ठीक है। और हमारी रिलेशनशिप इनके साथ लंबे समय से, आपको मैंने बता ही दिया है, पूरा 1971 का वॉर हुआ, लिबरेशन हमने कराया था, मुक्त वाहिनी बनाई थी, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑपरेशन हमें करना ही पड़ेगा। तो पूरा आर्टिकल मैं आपको समझा ही दिया था कहाँ कहाँ पे है हमारा है। और यूएन की हम 2 दिन से देख ही रहे हैं। आज जो यूएन की बॉडी हम देख रहे हैं वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 1965 पे बनाया था। इसका मेन काम क्या होता है कि डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, एडवाइस देता है, ट्रेनिंग देता है, पैसा देता है, एडवाइस देता है, इस तरह से। तो जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं स्पेशली उनको ये देता है। ये बात ध्यान रखना कि बांग्लादेश भी एलडीसी में आता है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज में। 2026 के बाद वो डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाएगा, ठीक है। इसमें पैसा कहां से आता है, वॉलंटरी जो दे देता है वो दे देता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये भी यूएन का ही बॉडी है, यूएनजीए के द्वारा बनाया गया था। इसका भी मेन काम क्या है कि एनवायरमेंट को सपोर्ट करना, ठीक है। इस तरह की जो जो कन्वेंशंस हैं, ये सारी कन्वेंशन रटी होनी चाहिए, मीनामाटा, वियना, बेसल, स्टॉकहोम, रोटरडैम। ये एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, मतलब ट्रिक से याद करो, बट ये याद होना चाहिए। जैसे मीनामाटा है, तो मीनामाटा से एम से मरकरी, एम से मीनामाटा। बेसल, बेस बेस का मतलब क्या है, नीचे, बॉटम। तो बेस में नीचे नीचे ट्रांस बाउंड्री कुछ माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। स्टॉक, किसी भी चीज को स्टॉक कर लोगे तो वो लंबे समय तक चलेगी, परसिस्टेंट चलेगी। तो क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। रोटर डैम, डैम बनाने से पहले प्रायर परमिशन आपकी लेनी चाहिए। तो ये क्या होता है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर। बिकॉज जो कीवर्ड है आपको सिर्फ वो मैच करना है, ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं जनरली। तो आपको सिर्फ एक कीवर्ड याद करना है कि परसिस्टेंट है, मीनामाटा है, जो भी है। तो ये 7-8 कन्वेंशन है, सुपर इंपॉर्टेंट है। यूएन हैबिटेट क्या करता है, ये बेटर अर्बन फ्यूचर को फॉलो करता है, ताकि जो हमारा हैबिटेट है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, या अर्बन वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट कह लो, या सैनिटेशन है, उन सबको मैनेज करने के लिए एक एडुकेट शेल्टर बने, ठीक है। तो ये, और फूड प्रोग्राम का मतलब क्या है, ये फूड वगैरह को देखता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। और आज के जो 5 क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने हैं, आपको ये बताना है कि बांग्लादेश को कौन कौन से भारत के स्टेट टच करते हैं। कल मैंने बताया था बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी लैंड बाउंड्री है। आज आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश को टच करते हैं। दूसरा आपको ये बताना है जो ओलंपिक रिंग्स है हमारी, 5 छल्ले हैं ओलंपिक्स के लोगों में, उनका कलर कौन कौन सा है। अगला बताना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 8 मेंबर होते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ये मैंने ऊपर बताया था, जिसने ध्यान से सुना होगा आराम से कर लेगा। नीरज चोपड़ा इज द ओनली इंडियन एथलीट टू होल्ड मेडल इन जेवलिन। नीरज चोपड़ा अकेला ऐसा इंडियन एथलीट है जिसने जेवलिन थ्रो में आज तक मेडल लिया है। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। और लास्ट, यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम कब एस्टेब्लिश किया गया था, आपको ईयर बताना है। तो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। इन पांचों के आंसर आपको देने हैं, और जो एक महीने लगातार जो कमेंट करता है उसको हम गिफ्ट वगैरह भेज रहे हैं। लास्ट टाइम टी शर्ट भेजी गई थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक करके कमेंट करके बताना हाउ कैन वी इंप्रूव। थैंक यू।